नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट योर जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि हमारे आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर साथी हैं, वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, वो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसे नीरी भी कहा जाता है। ठीक है, नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जो की गई थी 1958 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यह एक शोध से रिलेटेड संस्थान है, जिसमें मेनली इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड शोध होते हैं, जैसे हमारा वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं, इनसे रिलेटेड शोध होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। जो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, जो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, प्रांतीय विधान सभाओं में जो सदस्य थे, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ठीक है, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि होती है, उसके द्वारा इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? वह 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को हुई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो उन्होंने 11 दिसंबर को उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग सीमेंट बनाने में, कपड़ा धोने के साबुन बनाने में, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल में आसानी से घुलनशील है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कौन ऐसे जो होंगे जो जल में आसानी से घुलनशील होंगे। तो उसका रीजन वो है कि जो भी गैस है जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन जो अणु होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में घुलनशील होते हैं। मतलब जितने भी गैस हैं उनमें जो परमाणु होते हैं, अगर वो परमाणु जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो वे जल में घुलनशील होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला भाग है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद होगा। ठीक है, अगर हम गोरखपुर से मुंबई जाएं तो जो न्यूनतम दूरी का भाग होगा वह इलाहाबाद से होकर जाने पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म ने ही यह बताया था कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, और इस दर्शन का प्रतिपादन जो किया था वह महात्मा बुद्ध ने किया था, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, उनके इस दर्शन को कि संसार क्षणिक और अस्थिर है, क्षणभंगवाद के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसे फर्स्ट सरमन बोला जाता है। ठीक है,
इसके बाद एक क्वेश्चन और रिलेटेड इससे रिलेटेड उठता है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। ठीक है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कन्नौज बहुत ही समृद्ध और वैभवशील शहर था उस समय, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। इसकी वैभवशीलता, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण ही कन्नौज को क्या कहा जाता था? महोदय। ठीक है, महोदय नगर कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा उसका निम्नलिखित किस शहर को प्राचीन भारत में महोदय के नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन है कन्नौज। ठीक है। जो सम्राट हर्ष है वह किस वंश का शासक था? तो वह पुष्य भूति वंश का शासक था। ठीक है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था प्रभाकर वर्धन, और सम्राट हर्ष प्रभाकर वर्धन का ही पुत्र था। सम्राट हर्ष ने कई नाटकों की रचना की थी। उसने संस्कृत में 3 नाटक की रचना की थी। नंबर 1 नागानंद, नंबर 2 रत्नावली, नंबर 3 प्रियदर्शिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। ठीक है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो बेसिकली मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश के इतिहास को बताता है। ठीक है। यह पुस्तक या इस पुस्तक में मौर्य राजवंश के इतिहास तथा तत्कालीन समाज की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ठीक है। भास ने स्वप्न वासव दत्त की रचना की थी, जबकि आशु घोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इसका कारण यह था कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही भारी भरकम सैनिक गठन किया था। ठीक है। लगभग अगर देखें तो उसमें 3 लाख सैनिकों थे जिनका वेतन देना बहुत ही बड़ी बात थी। अगर सभी सैनिकों को ज़्यादा वेतन दिया जाता तो उससे उसका राजस्व खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। इसलिए उसने क्या किया कि जितने भी वस्तु थे उनको क्या कर दिया, उसने नियंत्रित कर दिया, जिससे ज़्यादा वेतन ना देना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पाश्चात्य शिक्षा का। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। उनके अनुसार कि पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा ही भारत में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उसको दूर किया जा सकता है। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही विद्वान और समाज सुधारक थे। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कहाँ पे? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 20 अगस्त कलकत्ता में की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पर की है? कोलकाता में की है। कब की है? 20 अगस्त 1828 को। ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयास के ही द्वारा सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1828 में हुआ था। 1829 में एक कानून पारित किया गया था। 1829 में विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसी के शासन के समय ही, ठीक है, सती प्रथा को एक प्रकार से बंद करने के लिए कानून पारित हुआ और उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। ठीक है, कि जो भी अगर सती प्रथा के लिए फोर्स करेगा उसको सज़ा मिलेगा। तो ये जो मेन प्रयास था वो राजा राम मोहन राय का ही इस मेन प्रयास था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य पर। सॉरी, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य होगा।
ठीक है, तरंग दैर्ध्य होगा। जो ऑप्शन बी है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, नीले रंग की प्रकाश जो होती, नीले रंग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती। तो लाल रंग की जो होती है वो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, और जो हमारा नीले रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मीथेन। स्वचालित वाहन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो प्रयुक्त सीएनजी होता है उसमें मुख्यतः मीथेन होती है। मीथेन 80 से 96% तक उपस्थित होती है। ठीक है, जो CH4 होता है मीथेन, वह 80 से 96% तक मीथेन ही होती है सीएनजी में। ठीक है, इसमें थोड़ी मात्रा में एथेन भी होती है, थोड़ी मात्रा में प्रोपेन भी होती है। ठीक है, यह एक धुआं रहित कार्बन युक्त गैस है, जिसमें कार्बन मुक्त गैस है। ठीक है, धुआं रहित कार्बन मुक्त गैस है जो ना के बराबर प्रदूषण करती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सीएनजी में सबसे ज़्यादा क्या उपस्थित होता है, तो मीथेन 80 से 96% तक उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो निगेटिव में थी। ठीक है, -0.6% थी, मतलब वो बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। जबकि 2001 और 2011 के दशक में देश की जो 10 की वृद्धि थी, ठीक है, वह 17.7% थी। ठीक है, जो नागालैंड की 10 की वृद्धि की थी क्या थी, -0.06, मतलब निगेटिव में थी, घटी बढ़ी नहीं। जबकि देश का कितना था, 17.7%। कई बार पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच जो भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि थी वो कितना थी। तो राइट ऑप्शन होगा 17.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1921। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्यों, उसका रीजन ये है कि 1911 से 1921 के बीच का जो समय था, उस समय जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो बहुत ही कम थी। कितना थी, 0.31% था। ठीक है, 0.31%, मतलब बहुत ही कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। उसका रीजन था कि उसमें कई अकाल पड़े थे। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ थी, उसमें भारत में भी बहुत जनसंख्या कम हुआ। उसका रीज़न ये था कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के वजह से भी वहाँ पर भारत में जो है क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया था, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ फूड थी वो वार रीजन में हो गई थी। ये सब रीजन थे जिसकी वजह से जो है जनसंख्या जो वृद्धि थी 2011 से 2021 में की भी, सॉरी 1911 से लेके 1921 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि थी वो बहुत कम थी। ठीक है, कितना था, 0.31। इसलिए इस वर्ष को जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ठंडी धारा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लैब्राडोर की धारा। लैब्राडोर की धारा जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, वह ठंडी धारा है। और जो तीनों है, ये तीनों कौन से धर्म है जिन्हें हॉट जो स्ट्रीम बोला जाता है, हम इन्हें बोलते हैं गर्म धारा बोलते हैं। ये नॉर्वे भी उत्तरी अटलांटिक का है। क्यूरेसियो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जापान के पास का है। और अलास्का जो है ये हमारा भी नॉर्थ, सॉरी अगर हम देखें नॉर्थ पैसिफिक है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक, तो ये हमारा हॉट है ये तीनों, और ये हमारा लैब्राडोर की तरह ठंडी धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सुमलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे सुमलित है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्लिजार्ड। ठीक है, ये सुमलित नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें चिनूक, तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये गर्म और जो शुष्क हवा वाली ये जो दिए गए हैं स्थानीय जो होता है ना लोकल विंड है, ये हमारा लोकल विंड है, ये प्लेस है कहाँ पे वो बहती हैं। तो चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिराकू सिसिली वैली में, लेकिन जो ब्लिजर्ड होता है ना वो चिली में नहीं होता है। ठीक है, यही जो है गलत है, जबकि नॉर्वेस्टर क्या होता है, नॉर्वेस्टर जो है भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट ऑप्शन होगा अनाई-मुडी। ठीक है, ऑप्शन बी अनाई-मुडी। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? अनाई-मुडी। अनाई-मुडी की जो ऊंचाई है वो कितना है? 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 है। ठीक है, यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अनाई-मुडी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार की तरह मनाती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति। ठीक है, ऑप्शन सी, थारू। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है। इसकी उत्पत्ति जो है वो किरात वंश से हुई है। थारू जनजाति है, उसकी उत्पत्ति किस वंश से हुई है? किरात वंश से। ठीक है, यह कई जनजातियों उपजातियों में विभाजित है। थारू जनजाति दीपावली को शोक रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत के महान शिक्षाविद थे। इन्हीं के सम्मान में ही प्रतिवर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न मिला था, इन्हें 1962 में मिला था, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको भी मिला था, इन्हें 1963 में भारत रत्न मिला था। जबकि गोविंद बल्लभ पंत हैं, इनको 1957 में मिला था। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले किनको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नैमिषारण्य है। ठीक है, नैमिषारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है, यहाँ पर नैमिषारण्य में ही 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था। यह नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में निम्न में से कौन करता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। 94 के तहत की गई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस एक्ट के द्वारा? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। ठीक है, जो शुरुआती पूंजी थी आरबीआई की, जब स्थापित किया गया था वह केवल 5 करोड़ था। ठीक है, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी 5 करोड़ पूंजी के रुपये 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी
1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तिथियों में से किस दिन दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। 21 जून को चूंकि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए जो आपकी छाया होती है वो उस दिन बहुत छोटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जो दूध होता है उसमें मिठास आती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण ही दूध में मिठास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व विश्व में, मतलब यूनिवर्स में, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड में। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगर ये पूछे कि भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो उसका ऑप्शन होगा बी हाइड्रोजन। अगर विश्व में पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। अगर यूनिवर्स की बात, अगर भूपर्पटी पे पूछता है, तो भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस टेस्ट 4 था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लिए गए थे इसमें सब समाप्त हुए। आप लोग से जाते बाद ये भी निवेदन है, आप लोग कमेंट अवश्य करें, जिससे पता चले कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।